हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस चैप्टर का जब नाम आता है तो मेंडल ही मेंडल गूंजता है। तो ये 5.1 में है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो आनुवंशिकता के मेंडल के जो नियम थे वो क्या थे आखिर। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में अच्छे समझते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इट वाज ड्यूरिंग दी मिड 19th सेंचुरी, कि मिड 19th सेंचुरी की बात है, मतलब कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। दैट हैड बी वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, कि आनुवंशिकता को समझने के लिए जो काम किए गए वो क्या थे, 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग किए गए थे। तो ग्रेगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन संकरण वाले प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए ऑन गार्डन पीस पे। कौन सी? गार्डन पी पे, ठीक है, बगीचे वाली मटर एक तरीके से कहते हैं गार्डन पी। इसी का नाम साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। फॉर 7 ईयर्स। कब तक किए थे? ये अक्सर पूछा जाता है। 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। देखो 7 साल हो गए ये। एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और आनुवंशिकता के नियम को क्या किया? प्रपोज किया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स। जब मेंडल जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आनुवंशिकता के पैटर्न को, तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक बार अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी में ऐसा पहली बार हुआ कि मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ किया गया हो, स्टैटिकल एनालिसिस का यूज़ किया गया हो इनके प्रयोग के दौरान। सबसे पहले इन्होंने ही मैथ का यूज़ किया बायोलॉजी में, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। जो की बात एक कहें तो हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज। ये पूछा जाता है अक्सर कि उसके एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पलिंग साइज था लार्ज था या स्मॉल था? कैसा था? लार्ज था। विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। और ये रीज़न भी था कि उन्होंने जो डेटा कलेक्टेड किया उसके लिए क्रेडिट अच्छा खासा मिला, क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी मिली। उसका रीज़न था कि इनका सैम्पलिंग साइज कैसा था? लार्ज था। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, हिंदी वाले समझ सकते हैं। आल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंस, और उनके इन्फ्रेंस का कन्फर्मेशन जो था फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स। मतलब उसके जो टेस्ट प्लांट्स थे उसके द्वारा उसने सक्सेसिव जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक, ठीक है। तो हिज टेस्ट प्लांट प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया दैट हिज रिजल्ट, कि उसके रिजल्ट जो है पॉइंटेड करते हैं जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स को, रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़। और अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़ का मतलब अपुष्ट आइडियाज़ की बजाय वो क्या करते हैं, मतलब आनुवंशिकता के जनरल रूल को वो क्या करते हैं? प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड जनरल रूल्स को करते हैं आनुवंशिकता के। उसने ये प्रूव कर दिया कि उसके रिजल्ट जो है पॉइंटेड जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स को पॉइंटेड करते हैं, रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया। ऐसा नहीं है कि उसके बिना कोई पिस्टू के अपुष्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे थे। तो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करैक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने इन्वेस्टिगेटेड किया था करैक्टर, लक्षणों को, किस में? गार्डन पीस में, उद्यान मटर में, मटर के पौधे में, प्लांट में। दैट वर मैनिफेस्टेड का मतलब होता है सर्व था, एज टू अपोजिंग ट्रेड्स। और उसमें सर्व था पूरी तरीके से क्या थे? 2 अपोजिंग मतलब 2 विपरीत ट्रेड थे। एग्जाम्पल जैसे हम टाल लेते हैं तो जैसे लंबाई लेते हैं, मतलब कह सकते हैं हाइट ले रहे हैं अगर, तो हाइट में टाल, तो उसके अपोजिट क्या होता है? ड्वार्फ। एक मतलब लंबा होगा तो बौना होगा, तो टाल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। ऐसे बीज का कलर जो लिया गया था, सीड का कलर लिया गया था तो येलो लिया गया था, उसके अपोजिट एक ग्रीन लिया गया था। दे अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क, और इस तरीके से उन्हें अलाउ कर दिया गया हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस।
एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया रूल्स को गवर्निंग इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता के नियम जो गवर्न करते थे उनके लिए, विच वाज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट, और जो बाद के साइंटिस्ट द्वारा एक्सपेंडेड किया गया टू ए अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए बाद में साइंटिस्ट आए, एंड दी कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम, और इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, मतलब जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको देखा गया अच्छे से। तो मेंडल कंडक्टेड, इसके बाद देखते हैं अगले पैरा में, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इस प्रकार से उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो उन्होंने कैसी ब्रीडिंग पी लाइन्स ली थी? ट्रू, ठीक है, कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो क्रॉस का मतलब देते यहाँ, क्रॉस का मतलब जेनेटिकली क्रॉस से है, चूँकि प्लांट चेंज हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट, अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती क्या ये समझा रहे हैं, ये एनसीईआरटी की खुद समझा रही है। हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब लगातार उनमें सेल्फ पॉलिनेशन किया गया है, सोच दी स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, जिससे कि एक ट्रेट की जो आनुवंशिकता होती है वो स्टेबल हो जाती है, एंड मतलब चेंज नहीं होती, एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, और एक्सप्रेस होती रहती है कई जनरेशन तक सेम। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी कितनी ली थी? 14, ठीक है, क्योंकि 7 करैक्टर में प्रत्येक में जस्ट अपोजिट वाले हैं, तो 7 के कितने हो जाएंगे? 14। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी ली थी, ट्रेट पूछा जाए तब भी 14 ही बोलते हैं, एच पेयर्स जोड़े के रूप में, जो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बताई थी। हाइट ली थी तो हाइट में लंबा लिया गया है, बौना लिया गया है, सीड का कलर लिया गया है तो ग्रीन लिया गया है, येलो लिया गया है, इस तरीके से 7 करैक्टर थे, उसमें ट्रेट या फिर वैरायटी कितनी हो गई? 14। अभी और डिटेल में देखेंगे, फिगर में भी दिखा देंगे। एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर, जो कि सिमिलर थी एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर, एक करैक्टर को छोड़ के सब सिमिलर थी। विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट, विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब उसके जस्ट अपोजिट वाला। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ और व्रिंकल सीड्स, या तो स्मूथ थे या फिर व्रिंकल सीड्स थे। ऐसे ही सीड्स में येलो सीड थे, या फिर ये तो हो गया सेप हो गया क्यों झुर्रीदार थे, या फिर स्मूथ चिकने थे। अब सीड का कलर की बात करें तो येलो थे या फिर ग्रीन थे, और जो फली होती है वो इन्फ्लेटेड या फुल, एक ही बात है, इन्फ्लेटेड ही फुल थी, मतलब इन्फ्लेटेड बोल लो चाहे फुल बोल लो एक ही बात है, और कॉन्स्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पोर्ट्स। और क्या थी? या तो झुर्री मतलब एकदम सिकुड़ी सी थी, जैसे आपने देखा होगा मटर की फली कुछ तो अच्छे से भरी हुई होती हैं तो वो फूली फूली सी लगती हैं, उसका जो अंदर सीड होता है वो अच्छे से मतलब अपना अच्छे से पूरा शेप ले चुका होता है। और बाकी जो झुर्रीदार से बीज एकदम कुछ होती हैं कि फलियाँ ही ऐसी इस तरीके से होती हैं सिकुड़ी सी, तो वो कॉन्स्ट्रक्टेड। अब फली का कलर भी था तो ग्रीन होगा या फिर येलो पोर्ट्स, ठीक है। एंड टॉल और डॉर्फ प्लांट, या फिर टाल या फिर डॉर्फ प्लांट, ये देख सकते हैं फिगर 5.1 और टेबल 5.1 में, ठीक है। तो पहले फिगर का देख लेंगे 5.1 का। इसमें देखो फिगर में दिखाया गया है फिगर 5.1 में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। देखो क्या कह दिया ना, 14 को हम 7 पेयर भी तो बोल सकते हैं, 14 को 7 जोड़ी तो भी बोल सकते हैं, तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडीड बाई मेंडल के द्वारा जो स्टडीड किए गए थे। उनमें करेक्टर्स में देखो एक डोमिनेंट है हर किसी का, तो दूसरा ट्रेट कैसा रिसेसिव है। जैसा सीड के शेप की बीज के आकृति की बात करते हैं तो जो उसका राउंड आकृति है वो कैसा डोमिनेंट ट्रेट है, और रिसेसिव कैसा है? व्रिंकल्ड है। देखो मैंने एक तरीका इसका बनाया है, जो अक्सर हम जिस चीज़ को एकदम पसंद सा करते हैं, अच्छा सा एकदम लगता है, या फिर जिसको चूज करते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि मटर के बीज तुम चुन लो, तो चूज करोगे तो भैया गोल गोल ही तो करोगे, अच्छे से झुर्रीदार थोड़ी करोगे। तो ज़्यादातर जो है मैंने रिलेट ऐसे किया है कि जो चीज़ एकदम पसंद करते हैं, जिसको हमें चूज़ करना होता है, तो जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, तो वो करेक्टर डोमिनेंट था। ऐसे याद के लिए है ये, ठीक है, ऐसा कुछ मेंडल वगैरह नहीं बताया था, बस याद के लिए याद रहता है इससे। बस एक दो जगह कन्फ्यूजन होता है, वो मैं समझा दूंगा कि कैसे याद रखना, हर चीज़ को याद करने के तरीके बता दूंगा। अब देखो, अब थ्योरी में देखो इसको स्मूथ भी बोला राउंड वाले को, ठीक है।
अब ये हो गया सीड का शेप। दूसरा है सीड का कलर। अब सीड का कलर था, तो सीड का कलर कैसा था, येलो था, तो येलो सीड का कलर कैसा, ये ध्यान रखना, येलो सीड का कलर यहीं बस मैं कहता हूँ ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सीड के कलर को चूज करेंगे तो हम सीड का हरे हरे चुनेंगे, लेकिन इसमें येलो वाला डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो कैसा है, ग्रीन वाला जो है रिसेसिव ट्रेट है। तो इसके बाद देखो यहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे पोड का कलर जो होता नहीं है, तो हम बीज कहाँ चुनते हैं, हम अक्सर जो होते हैं फली ही तो खरीदते हैं पोड, तो हम पोड का ध्यान रखना कि पोड का जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है। ऐसे कहा जाए कि फली चुनो साफ मतलब अपने हिसाब से चुन लो, तो हम हरी हरी फलियाँ चुनेंगे ना, तो हरी हरी फलियाँ हो गई, वो होगा डोमिनेंट जो हमने चुना। और येलो कलर अगर पोड का होगा तो वो हो गया रिसेसिव। अब बीज का याद मत करना, बीज का जस्ट उससे उल्टा कर देना। बीज में येलो कलर जो है सीड का वो कैसा है, वो देखो डोमिनेंट है, देखो सीड कलर येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला जो है रिसेसिव, ऐसे ध्यान रखना। फ्लावर कलर में अब देखो एकदम से एक वायलेट कलर की वाइट है, तो हम अच्छे से एकदम से रंग बिरंगा से चुनेंगे ना, तो वायलेट कलर डोमिनेंट होता है। याद के लिए ये तरीका है। पोड का शेप, फली का शेप का फोलिया इन्फ्लेटेड, एक ही बात है, थ्योरी में इन्फ्लेटेड भी बोला है, तो ये भी ध्यान रखना साथ में। दूसरा कंस्ट्रक्टिव, देखो सुकड़ी सी है, तो हम कौन सी चुनेंगे, एकदम फर्म भरी सी होगी वही तो चुनेंगे, तो ये होगा डोमिनेंट करेक्टर। कंस्ट्रक्टेड कैसा होगा, रिसेसिव करेक्टर। पोड का कलर तो मैंने अभी कर ही लिया डिस्कस। फ्लावर की पोजीशन, तो पोजीशन को कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एक है एक्जियल पोजीशन, एक है टर्मिनल पोजीशन। तो देखो जब एक्जियल पोजीशन होगी मतलब बगल में एकदम कली निकलती जाएगी, तो जब फूल है टर्मिनल पर, दैट इज़ अभी आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये टर्मिनल जो है ना, टर्मिनल में क्या एकदम से ऊपर आ गया, तो अब ये इसकी हाइट आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं, तो ये एक तरीके से रिसेसिव करेक्टर हो गया कि बढ़ने के चांसेस कम है। यहाँ एक्जियल है, यहाँ कली मतलब साइड में निकलती जा रही है, इसका मतलब इसके हाइट बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे याद करने के लिए एक्जियल पोजीशन क्या होती है, डोमिनेंट करेक्टर होता है, और टर्मिनल पोजीशन फ्लावर की कैसी होती है, रिसेसिव करेक्टर। स्टेम की हाइट में आते हैं, तो देखो हर कोई एकदम कहा जाए कि नाटे में और लंबे में कौन सा पसंद करोगे, तो जो टॉल जो होता है, हर कोई टॉल पर्सनालिटी पसंद करता जाता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो टॉल जो है वो क्या डोमिनेंट करेक्टर, और धीमे धीमे करते करते तो याद ही हो जाता है। बस उसमें कलर वाले में जो सीड के और पॉड के उसमें कन्फ्यूजन होता है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब फली का ध्यान रखना, सीड का उल्टा कर देगा, बाकी तो ये याद ही रहते हैं। स्टेम हाइट में टॉल कैसा होगा, डोमिनेंट करेक्टर हो गया, और जो है ड्वार्फ जो हो गया बौना पौधा, वो कैसा हो गया, वो हो गया रिसेसिव करेक्टर। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल के द्वारा जो स्टडीड किए गए थे वो सब ये हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो मैं बता रहा था, देखो 7 करेक्टर बोल दो या फिर 14 ट्रेट बोल दो, 14 वेराइटीज़ बोल दो, ठीक है। इस तरीके से ये सब हो गया, ठीक है। बाकी मैंने जो समझाने वाला था वो मैंने बता दिया। जैसे पूछेगा, बस यही इस बार पूछेगा, जो एक सर थे एक बार बताया था हम लोगों को कि नीतीश सर ने, मतलब जो थे उन्होंने 14 एलील एंड 7 जीन का जो ड्रामा बताया था वो दिमाग से निकालता, मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत हो, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन आप ध्यान रखो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे जीन पूछे या एलील, 14 ही बताना, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, कोई तो एलील बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लिख दी नोट करके। लेकिन डाई हाइब्रिड में ट्रेट को ही करेक्टर माना है, तभी तो 2 ट्रेट दैट इज 1 पेयर ट्रेट को करेक्टर ना बोलकर करेक्टर्स करके बोला है, दैट इज प्लूरल नंबर में बोला है, पेज 80 पर दूसरे पैरा में, वहाँ हम समझ लेंगे और अच्छे से। ये अलग से लिखता है। ल्यूकेमिया क्या होता है, इंक्रीज, ये साइन जो होता है इंक्रीज का होता है, इंक्रीज ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं अगर बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन को ल्यूकेमिया कहते हैं, ये मैंने अलग से नोट कर दिया था उससे सही। तो बाकी इसका ये भी देख लेते हैं, जो टेबल का बोला गया था, टेबल 5.1, इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। तो इसमें देखो करेक्टर्स हैं, 7 करेक्टर हैं, देखो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे स्टेम की हाइट ली गई है तो वो या तो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, फ्लावर का कलर होगा तो वायलेट होगा या फिर वाइट होगा, फ्लावर की पोजीशन एक्जियल होगी या टर्मिनल होगी, पोड का शेप मतलब फली का शेप आकृति इन्फ्लेटेड हो गया, कंस्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड को फुल भी बोलते हैं, पोड का कलर, फली का कलर ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, सीड का शेप राउंड होगा या फिर ब्रिंकल्ड होगा, ठीक है, और सीड का कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। तो देखो इसमें 7 अगर ध्यान रखने तो कैसे ध्यान रखना,
सबसे पहले ध्यान रखना कि क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है, प्लांट होता है। तो प्लांट का एक सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है उसकी हाइट पे। तो सब प्लांट की हाइट से केवल एक ही चीज़ उठाई गई, प्लांट की मतलब हाइट उठाई गई है, उसमें दो करैक्टर हो गई है। प्लांट की हाइट से संबंधी एक हो गया करैक्टर और उसमें दो हो गए ट्रेड। सॉरी, करैक्टर क्या है हाइट का, करैक्टर एक ही बोलेंगे, ट्रेड दो बोलेंगे, टाल और ड्वार्फ। तो एक तो उठा लेंगे इससे हाइट से, ठीक है। अब उसके बाद उसमें जाते हैं अंदर, ठीक है। तो उसमें देखते हैं हम फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर से दो करैक्टर उठाए गए हैं, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। ऐसा मतलब याद करने का मैंने बता दिया कि 7 कैसे ध्यान रखेंगे, पूछ भी सकता है, क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। तो फ्लावर से दो चीज़ें उठाई गई हैं, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। अब फ्लावर पहुंच गए प्लांट के बाद उसमें फ्लावर लगा है, ठीक है। अब फ्लावर के बाद क्या ऐसे पहुंच गए, फ्लावर पर क्या होगा, जब फ्लावर आगे बढ़ेगा तो वो एक कली में कन्वर्ट होगा, मतलब बड में आगे कन्वर्ट होगा, पॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉड के भी दो चीज़ें ली गई हैं, पॉड का शेप और पॉड का कलर, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 और 2 3 और 2 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिया गया है, अब पॉड होगा, फली होगी, फली के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे। तो तीसरे नंबर पर क्या आ गया, चौथे नंबर पर आ गया बीज। तो सीड का शेप और सीड का कलर। तो इस तरीके से कितना होगा, 5 और 2 7, तो 7 करैक्टर होगा। ये याद रखने के तरीके हैं। मेंडेल ने लिए 14 ही ट्रेट लिए एंड 14 ही टोटल क्रोमोसोम थे, वो मैंने पहले बता चुका हूँ पी चैप्टर के स्टार्टिंग में। याद करिए दैट इज 2 n इक्वल टू 14, लेकिन ये 14 ट्रेट दैट इज 7 करैक्टर केवल 4 क्रोमोसोम ने कवर कर लिए थे। वो बताया था मैंने 1457, मतलब कौन कौन से क्रोमोसोम पर थे, फर्स्ट पर, फोर्थ पर, 5 पर और फिफ्थ पर और 7 पर, ठीक है, मतलब 4 पर थे, ठीक है, 5 का मतलब फिफ्थ, ठीक। अब आगे समझते हैं, आगे है पॉइंट 5.2 में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की आनुवंशिकता। एक जीन की आनुवंशिकता को कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेंडल ने। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आओ एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का, एक और ऐसे एक्सपेरिमेंट का कैरिड आउट बाय मेंडल, जो कि मेंडल के द्वारा लिया गया था। वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। यहाँ के इन्होंने क्रॉस कराया था किसका, एक प्लांट इन्होंने टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, पी प्लांट, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन की आनुवंशिकता आखिर कैसे होती है, इस बात का स्टडी अध्ययन करने के लिए। फिगर 5.2, फिगर 5.2 में देख सकते हैं, देखो ये स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी प्लांट, उसमें ये लिया गया है, ठीक है। अभी इसको फिगर को समझ लेंगे। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। उन्होंने जैसे क्रॉस कराया, फिर उसके बाद जो सीड प्रोड्यूस हुए उनको कलेक्ट कर लिया एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और इस प्रकार जो पहली जनरेशन में प्लांट जनरेट हुए थे उनको ग्रू कर एंड ग्रू देम टू जनरेट, और उनको ग्रू करके जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में कैसे जनरेट हुए वो देखे गए। दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फिलियल वन। देखो फिलियल वन भी बोला गया है इसको, इसलिए यहीं से उठाया गया ये सिंबल F1 जो बोलते नहीं, फिलियल वन प्रोजेनी, मतलब पहली पीढ़ी की संतान है। और द F1 मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट की जितनी भी हमने पहली पीढ़ी में इन्होंने देखा कि जो प्रोजेनी थी प्लांट्स पर सब के सब टॉल निकले, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, जैसा कि उनमें से एक पेरेंट था, क्योंकि पेरेंट हमने कैसे लिए थे, एक लंबा, एक की हाइट टॉल थी, एक की क्या थी, डॉर्फ थी। तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उनको मिले वो सब के सब क्या थे, टॉल थे, नॉर बर डॉर्फ, और कोई नन बर डॉर्फ, सॉरी नॉर नहीं नन बर डॉर्फ, उसमें कोई भी डॉर्फ नहीं था। फिगर 5.3 में देख सकते हैं, अगले उसमें देखेंगे, ठीक है। पहले चलो फिगर भी साथ साथ देखते चलते हैं, साथ साथ में बढ़ जाएगा। इसमें देखो 5.2 का पहले देखो स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। इसमें देखो उन्होंने क्या किया, जैसे ये कोई एक डोमिनेंट करैक्टर है, फ्लावर का हम जानते हैं वायलेट कलर वाला है, तो इसमें ये तो जानते हो कि ये पेटल होते हैं, ये स्टिग्मा होती है, तो ये एंथर होता है, स्टामेन, और ये कार्पेल हो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक को फीमेल फ्लावर बनाना है उनको, तो फीमेल फ्लावर का क्या मतलब हो कि उस पर केवल फीमेल वाले पार्ट ही होना चाहिए, सेक्स ऑर्गन केवल फीमेल वाला होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया इसमें इन्होंने इनको चूँकि एंथर हटाकर फीमेल फ्लावर ही की तरह कर दिया, तो इसमें फीमेल फ्लावर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसके एंथर हमने कट कर दिए, ठीक है। और मेल फ्लावर का कुछ नहीं किया, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिनेशन, तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पॉलन को ट्रांसफ़र किया, ठीक है।
ब्रश वगैरह पे जड़े रख करके तरीके होते हैं, उस तरीके से इस पर ये ट्रांसफ़र कर दिया पोलन का, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर को। उसके बाद जो प्लांट बना और उस पर फिर जो फली आई, अब उन बीज को भी बोया गया, ग्रो कराया गया। तो जब वो बीज ग्रो कराए गए तो सब के सब क्या मिले, देखो सब के सब वायलेट कलर वाले मिले। इसका मतलब क्या है कि पहली पीढ़ी में कैसा था, उस तरीके के मिले जैसा कि एक एक टाल, मतलब डोमिनेंट करके देखने को मिली। ठीक, अब फिगर 5.3 का ही कह रहे हैं। तो देखो फिगर 5.3 में देखो इन्होंने किया पेरेंटल, एक टॉल लिया एक डॉर्फ लिया, उनका क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में देखो सब टॉल मिल जाए, मतलब डोमिनेंट करैक्टर मिल रहा है। देखो पहले भी डोमिनेंट करैक्टर मिला F1 में, अब इनकी सेल्फिंग कराई इन्होंने। जब सेल्फिंग कराई तो अजीब चीज़ क्या देखने को मिली कि जब टॉल और टॉल की सेल्फिंग करा रहे हैं तो 4 पौधों में 3 पौधे लंबे मिले और एक क्या मिला, डॉर्फ मिला। मतलब 3:1 मिल गया इसमें। तो तभी ये इन्होंने कहा ये क्या हुआ। तब यहीं से देखो कंक्लूजन निकल के आते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक करैक्टर लिया है। मोनो मानी ये, हाइब्रिड मतलब एक करैक्टर लिया गया, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया था कि मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल दी F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, नन वर ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। फिर 5.3 अभी हम देख चुके हैं। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर दी अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड, उन्होंने इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन अदर पेयर ऑफ ट्रेड को भी किए। ही फाउंड दैट दी F1 ऑलवेज रिसेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, उन्होंने हर बार देखा कि भाई F1 जो है, F1 पीढ़ी जो है, पहली पीढ़ी जो है, फर्स्ट जनरेशन, उसमें कैसे पौधे मिल रहे हैं जो कि किसी एक पेरेंट की तरह हैं। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और दूसरे वाले की नहीं मिली। जैसे मान लो टॉल और डॉर्फ को कराया था तो पहली पीढ़ी में सब टॉल मिले पौधे, डॉर्फ कोई भी नहीं मिला, मतलब सब अपने एक पेरेंट की तरह गए, टॉल वाले की तरह गए। ऐसे वायलेट कलर और वाइट फ्लावर का कराया तो F1 जनरेशन में सबके सब फ्लावर कैसे थे, वायलेट कलर के मिले, मतलब एक ही पेरेंट की तरह थे। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड दी टॉल F1 प्लांट्स, और मेंडल ने तब सेल्फ पॉलिनेट कराया किसको, दी टॉल F1 प्लांट्स को। एंड टू हिज सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित हो गए जान करके कि फाउंड दैट इन द फिलियल टू, की जो दूसरी पीढ़ी थी जनरेशन, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ, उसमें से कुछ ड्वार्फ थे। और उन्होंने देखा दी करेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, की जो पहली पीढ़ी में जो करेक्टर नहीं देखने को मिल रहा था वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, जो अब एक्सप्रेस्ड हो गया। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ बर 1/4, 1/4 क्यों बोला गया, क्योंकि टोटल 4 में से एक ड्वार्फ मिल रहा था तो 1/4 हो गया ऑफ द F2 प्लांट, वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल, और 4 में से लंबे कितने थे, 3 थे, तो इसका प्रोपोर्शन क्या बोल दिया, 3/4। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। हाँ, इतना पक्का है कि मतलब जो टॉल था तो उसका जो पेरेंट जो टॉल था उसी के बराबर लंबाई का था, और जो ड्वार्फ था तो वो उसी की बराबर लंबाई का बोना था जितना कि उसका एक पेरेंट था। जैसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे 2 माता पिता हैं, ठीक है, तो पिता की हाइट मान लो 6 फीट है, ठीक है, और मदर की 5 फुट है। तो मान लो कि F2 जनरेशन में मिले हैं टाल भी बच्चे मिले हैं और ड्वार्फ मिले हैं, तो जो टाल बच्चे जो होंगे उनकी हाइट जो है 6 फीट ही होगी, कुछ की मतलब ज़्यादातर की, मतलब 3/4, मतलब 4 में से 3 की कह सकते हैं। और एक की जो होगी वो क्या होगी, 5 फुट होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 हो जाए या 5.5 हो जाए, 6 हो जाए, इस तरीके से, मतलब पेरेंट की तरह ही होगी। जो टॉल होंगे वो पेरेंट टॉल, जो पेरेंट उनका टॉल था उसी के बराबर हाइट होगी, और जो ड्वार्फ था, जो पेरेंट उनका ड्वार्फ था उसी के बराबर होगी। समझ गए होगे, ठीक है। द टॉल, और समझ ना आए तो बाकी कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इसी को मैंने बोला था कि कोई ब्लेंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई माता पिता की हाइट ऐसी थी कि पिता की हाइट 6 फीट थी मान लो, और मदर की 5 फुट थी, तो बीच में जो बच्चे हों वो 5.5 फुट के हो जाएँ, 4 फुट के हो जाएँ, 6.5 फुट के हो जाए, मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं थी। दैट इज़ ऑल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ। तो जो ऑफ स्प्रिंग थे वो या तो टॉल थे या फिर ड्वार्फ थे, मतलब इनके बीच का नहीं था कुछ भी। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, और इनके बीच का हाइट का कोई नहीं था, ठीक है। ये बोलना चाहना कि इनके बीच का हाइट का नहीं था, वही था जो मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया।
ठीक है। ह्यूमन की वैसे बात एक अलग होती है, लेकिन मैंने बस इससे याद रहता है ह्यूमन का ट्रेट इस तरीके से यहाँ कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो है याद करने के लिए मैंने बस ये समझा दिया था। अगला देखते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड विद द अदर ट्रेट। इस प्रकार के रिजल्ट जो है ऑब्टेंड हुए विद अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, जो कि उन्होंने एक पेरेंटल ट्रेट के साथ देखा। बाज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन वाइल एट द F2 स्टेज में बोथ द ट्रेट वर एक्सप्रेस। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी 7 करैक्टर थे सभी के साथ उन्होंने कर करके देखा, एक करैक्टर एक बार में लिया और इसी तरीके से ट्रेट उनको मिले सब। ठीक है। जैसे मान लो कोई एक और तीसरा एग्जाम्पल, 2 तो मैंने बता दिया, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो फ्लोवर के पोजीशन का लिया, तो उन्होंने एक्जियल पोजीशन वाले और टर्मिनल पोजीशन वाले का क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में जो मिले सब के सब एक्जियल पोजीशन वाले फ्लावर थे। F2 पीढ़ी में मिले वो 4 में से 3 एक्जियल पोजीशन वाले थे और 4 में से 1 कैसा था, टर्मिनल वाला था। तो इसी तरीके से सभी का देखने को मिला, ये कहना चाह रहा है ये। पर एक्सपर इन द प्रोपोर्शन 3:1, वही बात है। मतलब डोमिनेट करेक्टर 4 में से 3 थे और रिसेसिव था 4 में से 1 था। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाई एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ना F1 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग दिखाई ना F2 में। ब्लेंडिंग का मतलब ये है, जैसे F1 में सभी टॉल मिले थे तो वो सब टॉल ही थे, मतलब जो एक फादर की हाइट मान लो जैसे मैंने 6 फीट मानी थी तो सब 6 फीट के ही थे। ऐसे F2 में जो टॉल मिले थे 4 में से भले से 3 मिले थे, लेकिन वो सब 6 फीट के थे। और ड्वार्फ वाले जो थे, जैसे मदर अगर 5 फुट की थी तो ड्वार्फ वाला 5 फुट का मिला एक, ये कहना चाह रहे हैं। कोई ब्लेंडिंग नहीं थी ना F1 में ना F2 में, ये ध्यान रखना। किसी में भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाई थी, ना F1 में ना F2 में। ठीक है। तो बाकी ये देखो, अगर देखना चाहूँ यहाँ कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इस लाइन को दोबारा देख लीजिए। कह रहे हैं कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी एज पेयर्स, पेयर के रूप में, विच वर सिमिलर, जो कि सिमिलर थी, एक्सेप्ट फॉर 1 करैक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, एक करैक्टर को छोड़ करके बाकी सब सिमिलर थी। मतलब जो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी जो है उन्होंने सेलेक्ट की थी प्लांट वेराइटी एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करैक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे मान लो कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लो इन्होंने एक प्लांट लिया, ये जैसे देखना चाह रहा है कि हम टाल और ड्वार्फ का हम बस फोकस करेंगे कि टाल मिलते हैं ड्वार्फ मिलते हैं किस तरीके से किस प्रोपोर्शन में मिलते हैं, तो बस वो उसी में अंतर होगा। बाकी क्या होगा, बाकी दोनों पर वायलेट फ्लावर होंगे तो दोनों पर वायलेट वाले होंगे, फुल वाले होंगे तो मतलब पोर्ट से फुल होगी तो फुल होगी। मतलब केवल एक को जिसका वो स्टडी करना चाह रहे हैं उसको बस छोड़ करके, इस तरीके से उन्होंने देखा था, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है। बाकी सब में सिमिलरिटी थी। देखो दोबारा पढ़ लो। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करैक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, एक ट्रेट को छोड़कर। जैसे मान लो ये देखना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं कि फ्लावर का कलर का देखते हैं, तो फर्स्ट फ्लावर का कलर तो उनमें दोनों पेरेंट में अलग अलग है, जैसे एक वायलेट कलर का एक वाइट कलर का। बाकी के 6 करैक्टर बचे वो सब में सेम है पूरी तरीके से, मतलब बाकी की वैरायटी बची एक तरीके से कह सकते हैं 12 वैरायटी 12 ट्रेट वो सब सेम थी। ठीक है। तो इस तरीके से, या वैरायटी मत कहो यहाँ करैक्टर ही कहो, बाकी सब सेम थे। जैसे सीड का शेप था तो दोनों का राउंड था, सीड का कलर दोनों का येलो। ठीक है। फ्लावर कलर का हम देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर, तो फ्लावर कलर का बस डिफरेंट है। बाकी पोर्ट शेप तो दोनों में फुल था तो दोनों में फुल था, अगर दोनों कॉन्स्ट्रिक्टेड था तो दोनों में कॉन्स्ट्रिक्टेड था। इस तरीके से बाकी के 6 करैक्टर सेम थे, ये कहना चाह रहे हैं यार। क्योंकि यह ज़्यादातर समझ में कुछ बच्चों में नहीं आता, इसलिए मैंने पीछे जाकर दोबारा समझा दिया। ठीक है। तो बाकी का आगे देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन पे आधारित मेंडल ने प्रपोज किया था दैट कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, कि कुछ तो ऐसा है जो पूरा बिना बदले स्टेबल होके पास्ड डाउन कर रहा है, अनचेंज हुए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से कहाँ संतानों में, थ्रू दी गैमिट्स, और किसके थ्रू, किसके माध्यम से जा रहा है, गैमिट्स के द्वारा, ओवर सक्सेसिव
जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे जाता जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी एंड सो ऑन। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर, जिसको हम आज बोलते हैं ना जीन, उसको उन्होंने उस समय फैक्टर बोला था कि भाई ये फैक्टर्स हैं, उन्होंने फैक्टर नाम दे दिया इस चीज़ को। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स, वही है जिसको हम आज क्या बुलाते हैं कि जीन है साहब। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है, वो जीन है आज हम जानते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने फैक्टर्स नाम दिया था जीन के नाम, जो तो हम आज जानते हैं ना। तो जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो क्या है, जीन्स ही बोलते हैं, जीन है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना को कंटेन करता है कौन, जीन, दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत होती है टू एक्सप्रेस करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो इन्फॉर्मेशन रखता है जीन। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, और वो जीन्स, देखो प्लूरल नंबर है, जीन नहीं लिखा, जीन्स लिखा है, वो जीन्स जो कि विच कोड, जो कोड करते हैं फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को, एक जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेट को, आर नॉन एज एलील्स, उससे क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। एक तरीके से ध्यान से देखना, जीन्स भी प्लूरल, जीन को प्लूरल बोला है, एलील्स को प्लूरल करके बोला है, मतलब एक तरीके से एलील जो होता है वो भी जीन ही होता है। देखो आगे क्लियर करके लिखेगा, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, मतलब एक ही जीन का थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है सेम चीज़ ही। ये हम बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, देखो यही तो समझना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि पर्टिकुलर करैक्टर, जिस पर्टिकुलर करैक्टर का वो जीन है को छोड़कर बाकी सब करैक्टर तो सेम होते हैं ना दोनों में, इसलिए कहा स्लाइटली डिफरेंट। जो बात मैंने अभी समझाई भी थी पीछे जा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी देखो दोबारा आई है। स्लाइटली डिफरेंट मतलब एक को छोड़ करके बाकी तो सब सेम है ना, तो इसलिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन बोला गया है, ठीक है। तो एक वीवर अल्फ़ाबेटिकली सिंबल्स करते हैं फॉर ईच जीन, यदि हम जो है अल्फ़ाबेटिकली सिंबल करते हैं फॉर ईच जीन के लिए, तो देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज। तो उन्होंने कैपिटल लेटर किसके लिए यूज़ किया, जो कि F1 स्टेज में हमको मिली थी, जो ट्रेट हमको F1 स्टेज में मिला था उसके लिए कैपिटल लेटर से जो है दर्शाते हैं। एंड दिस स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर ट्रेट, और जो दूसरा ट्रेट बता उसका कंट्रास्टिंग ट्रेट दूसरा, उसको कहते हैं उसी लेटर के स्मॉल वाले टर्म से दिखा दिया। जैसे मान लो हाइट में टॉल को दिखाया कैपिटल टी से, तो ड्वार्फ को दिखा दिया स्मॉल टी से। फॉर एग्जाम्पल वही बता रहे हैं ये, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द करेक्टर ऑफ द हाइट, कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलिल्स फॉर ईच ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है ये एलील हैं, ठीक है, एलील्स हैं। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स, इस प्रकार पौधे में द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी, किस प्रकार हो गए। अब जैसे जो प्योर टाल होगा, शुद्ध लंबे पौधे होंगे, उनका क्या ले लिया, कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। और जो है विषम युग्मजी लंबे हेट्रोजाइगस जो टॉल होते हैं, उनको क्या ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और स्मॉल टी क्या ले लिया, प्योर डॉर्फ को, जो शुद्ध रूप से बौने हैं उन पौधों को स्मॉल टी से दर्शा दिया। मेंडल आल्सो प्रपोज, मेंडल ने क्या और भी प्रपोज किया, तो मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी, तो जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल या ड्वार्फ पी वेराइटी थी, द एलिलिक पेयर्स ऑफ जीन्स, तो उनके एलिलिक पेयर्स जो थे जीन्स के फॉर हाइट आर, वो आइडेंटिकल थे और होमोजाइगस थे। तो वो क्या थे, आइडेंटिकल या होमोजाइगस एक ही बात थी, तो या तो वो कैपिटल टी थे या स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से होमोजाइगस कंडीशन है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जो प्योर टॉल था उसके लिए कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ था उसके लिए स्मॉल टी, मैंने अभी समझाता हूँ, वो भी चल रहा हूँ साथ में। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड दी जीनोटाइप। ये क्या है दरअसल, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। जो हमें चीज़ें एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिखाई देते हैं एकदम से, जो करेक्टर, उसको हम फिनोटाइप एकदम बोल देते हैं। जैसे हमें साफ लंबाई दिखाई देता है कि हाँ भैया ये पौधा जो है लंबा है, ये प्लांट जो है ड्वार्फ है, बौना है, तो साफ दिखाई देता है बाहर से, तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप जो हम आंखों से नहीं देख सकते,
अंदर का उसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह करके बनाते हैं, जो भी दर्शाते हैं, वो जीनोटाइप है ऑफ द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। यही बोल रहा है, देखो वही चीज़ें। बाहर से देखने का मतलब जिसको हम देख करके ये मतलब डिस्क्रिप्शन कर सके कि हाँ ये देखने में ऐसा लग रहा है, ये है, लंबा लग रहा है। कलर की बात आ जाए फ्लावर के कलर की, तो ये वायलेट है, फ्लावर है। तो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जैसे टॉल है एंड ड्वार्फ है आर दी फिनोटाइप। ये क्या होते हैं? फिनोटाइप, ये फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, जीनोटाइप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। जीनोटाइप में देखो जीन वर्ड आ रहा है, तो देखो जीन ही तो दिखाएं, कैपिटल डी स्मॉल टी, इस तरीके से। ठीक है, वाइट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ ए प्लांट। अब जो क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि तब भैया उस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? दैट हैड ए जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो दिखाई दे रहा है उसका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब वो देखने में कैसा होगा? तो सिंपल सी बात है, ये देखने में टॉल होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट करेक्टर जो टॉल है और रिसेसिव करेक्टर ड्वार्फ है। तो इसका मेन जो एक्सप्रेशन आएगा वो आगे हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह, और सब यहीं से प्रूफ हुआ था। तो एज मेंडल फाउंड, जैसा कि मेंडल ने फाउंड किया, पता किया दी फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट। कि F1 हेट्रोजाइगोट का मतलब है जो फिलियल वन, मतलब पहली पीढ़ी में जो मिले थे पौधे F1 हेट्रोजाइगस, वो कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक दी कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। वो कैसी थी देखने में? बिल्कुल लंबाई उनकी कैसी थी? पेरेंट की तरह थी। कौन से वाले? टाल की तरह। ठीक है, जो प्योर टाल उनका पेरेंट था उसकी तरह थी। तो ही प्रपोज दैट, उसने या उन्होंने प्रपोज किया, मतलब मेंडल ने, दैट इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, कि अगर डिसिमिलर फैक्टर का कोई जो है पेयर है तो उसमें वन डोमिनेट्स कर जाता है दी अदर। भाई अभी मैं बोलने जा रहा था, वही अब सब ये डिटेल में बताते हैं। तो उनमें एक जो डोमिनेट कर जाता है दी अदर दूसरे पर, एज इन द F1 में, जैसा कि F1 में कर गया था। अरे भाई डोमिनेंट ही तो कर गया था, तभी तो पहली पीढ़ी में हमने तो क्रॉस कराया था प्योर टाल का और प्योर डॉर्फ का, लेकिन हमको क्या मिला? केवल टाल ही मिला। मतलब डॉर्फ को एक तरीके से दबा दिया उसने टॉल करेक्टर ने। तो क्या हुआ? वो डोमिनेंट ही तो कर गया। तो वन डोमिनेट दी अदर एज इन द F1 में हमने देखा, तभी तो डार्क वाले नहीं मिले थे हमको। एंड हैंस इज कॉल्ड दी डोमिनेंट फैक्टर, इसलिए इसको क्या बोला गया? डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर कौन सा गया? जो हमें देखने को एकदम मिला कि टॉल ही देखने को मिला। मतलब यहाँ पर हाइट में टॉल वाला हो गया डोमिनेंट करेक्टर और ड्वार्फ वाला हो गया रिसेसिव करेक्टर। ऐसे ही पहचाने थे कि जो F1 जनरेशन में जो एकदम से दिखाई दे रहे थे वो उसको मान लिया डोमिनेंट। ठीक है, और जो छुप गया उसको डॉर्फ, उसको बोल दिया कि वो रिसेसिव करेक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर। वाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव, दूसरा वाला क्या था? रिसेसिव था। इन दिस केस, इस केस में कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर डार्कनेस। यही सब बात है बस, ये मैंने बता दी। दैट इज रिसेसिव। ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल दी अदर करेक्टर्स ट्रेट या पेयर्स दैट ही स्टडीड। और बाकी के लिए सब आइडेंटिकल करेक्टर देखा, तो पहले समझा ही दिया है, क्योंकि हम केवल जिसका देख रहे हैं उसी से संबंधित, बस वही डिफरेंट होगा। इट इज़ कन्वीनियंट, ये सुविधाजनक होगा। देखो सुविधाजनक, हिंदी वाले समझना। इट इज़ कन्वीनियंट, ये सुविधाजनक होगा। एंड लॉजिकल, और लॉजिकल भी होगा। भैया सुविधाजनक तो है ही है साथ में, भैया तर्क संगत भी है, लॉजिकल भी है। टू यूज, क्या यूज करना? द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के इस करेक्टर को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, एंड रिसेसिवनेस, ये यही बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंट करेक्टर को हम कैपिटल लेटर्स दिखा रहे हैं और रिसेसिव करेक्टर को स्मॉल लेटर्स दिखा रहे हैं, ये भाई सुविधाजनक भी है और लॉजिकली भी है। डोंट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल डी फॉर डॉर्फ। ये कह रहे हैं ये ऐसा मत करना कि टॉल के लिए तो कैपिटल टी यूज कर लिया, चलो यहाँ तक तो सही है, और डॉर्फ के लिए आप स्मॉल डी यूज कर लो, ऐसा मत करना। बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तब इसको आप याद नहीं रख पाओगे। वेदर कैपिटल टी एंड स्मॉल डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन, आप ये याद नहीं रख पाओगे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल डी जो हैं, कैपिटल टी और स्मॉल डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन, के वो सेम जीन या सेम करेक्टर के जो है एलील हैं या फिर कोई सी दूसरे के हैं। क्योंकि भाई जब हम, इसीलिए तो उन्होंने लॉजिकली बोला है कि सेम लेटर लिया गया है, टी ही लिया गया है, इसलिए लॉजिकली बोला है
क्योंकि अगर सेम ही ले रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये एक ही जीन के, ये जो है एक ही जीन या एक ही करैक्टर के एलील हैं दोनों। ठीक है, ये तो हलो लॉजिकली। अब कन्वेंशनली कन्वीनियंट उन्होंने क्यों कहा था सुविधाजनक? सुविधाजनक इसलिए कि एकदम दिखता है कि भाई डोमिनेंट सा है तो एकदम कैपिटल वाला ले लो, बड़ा वाला ले लो, और रिसेसिव है ये दब गया एक तरीके से तो स्मॉल टी ले लो। इस तरीके से ये थोड़ा सुविधाजनक दिखता है। तो दोनों ही चीज़ें थी, दोनों ही कारण थे, लॉजिकली भी और कन्वीनियंट भी ये यूज़ करने के। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स। तो एलील जो है कैन बी सिमिलर हो सकते हैं एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट, हमने देखा ही है। जैसे प्योर टाल थे उनका दोनों का क्या था, कैपिटल टी जीनोटाइप था। प्योर ड्वार्फ थे उनका क्या था, स्मॉल टी था। तो एलील कैन भी सिमिलर हो सकते हैं एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट। दोनों होमोजाइगोट देख लिया, जैसे दिखा रहा है देखो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और कैन बी डिसिमिलर, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं एज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। जैसे कि हेट्रोजाइगोट के केस में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्म जी। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया, और बाकी ये सब देख सकते हैं। देखो इसको मैंने तरीके बताए हैं समझाने, कुछ वो अलग के हैं, याद इस पेज के नहीं है, जो तरीका होगा वो बताता चलूँगा बाकी। तो बाकी इसमें देखते हैं आगे। सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस था। ठीक है, फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन करेक्टर हाइट। तो हाइट को क्या कर रहा था, ये कंट्रोल कर रहा था। इट इज़ ए मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड ये करेक्टर तो एक ही है ना, केवल टॉल की बात कर रहे हैं ना हम। अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ी पढ़ रहे हैं कि दो करेक्टर लिए हमने, एक ही करेक्टर की बात कर रहे हैं, एक बार में एक ही करेक्टर लिया गया है। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इनके बीच जो क्रॉस कराते हैं वो मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स होता है एक, हाइब्रिड मतलब एक डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट का करेक्टर। एक ही करेक्टर तो लिया हमने यहाँ पर, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया है इसको। सिंपल सी बात है, एक बार में एक ही लिया है, एक बार में एक ही स्टडी की है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट, चलो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी का फिर ये पूरा पैरा बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि कायदे के अनुसार वैसे भी 45 मिनट तक लगातार पढ़ना चाहिए। 45 मिनट से कोई भी वीडियो बड़ी नहीं होगी। बाकी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, आगे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार अच्छे से होने वाला है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा, जो बच्चों को बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है, वो आपको सब आएगा अच्छे से। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके। देखो होता क्या है, आजकल जो है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ही ऐसे करे, वर्ड टू वर्ड ही पूछ रहा है, स्टेटमेंट देता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो रटने से काम नहीं चलेगा, रटने वाला ज़माना गया। तो इस तरीके से आप जो बोर्ड पे एकदम समझाते हैं, क्वालिटी वाले एकदम से दिखाते हैं, वो सब कंटेंट से मतलब रखो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। तो इस तरीके का इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है, तो इसलिए अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और देखो नॉलेज ऐसी चीज़ होती है जो शेयर करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।